हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रकाश का अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात लाइट का अध्ययन करने वाले हैं और उससे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उसको कवर किया जाएगा। और जैसे ही हमारा चैप्टर कवर होता है, कंप्लीट होता है, वैसे हम लोग उससे संबंधित PYQs करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है अध्ययन किया जाता है प्रकाश का। करा प्रकाश, अगर हम बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स कहा जाता है। और यह प्रश्न पूछा गया है तो इसको नोट करेंगे। आगे कह रहा है प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ एवं अयांत्रिक तरंग होती है। अनुप्रस्थ या अयांत्रिक तरंग क्या होती है, हम लोग इसका अध्ययन विशेष रूप से तरंग में किए थे। तो आइए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रकाश द्वैध दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। दोहरी प्रकृति का मतलब डियर स्टूडेंट, प्रकाश को कुछ लोगों ने कण माना है और प्रकाश को कुछ लोगों ने तरंग माना है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हाइगेंस महोदय ने प्रकाश को एक तरंग के रूप में माना क्योंकि प्रकाश में विवर्तन की घटना पाई जाती है। वहीं न्यूटन महोदय ने प्रकाश को एक कण के रूप में माना। बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव जैसे प्रयोगों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि प्रकाश में कड़ी गुण भी होते हैं। अर्थात एक लाइन में अगर हम बात करें तो हाइगेंस महोदय ने जो है प्रकाश को क्या माना? तरंग माना। किस आधार पे माना? तो विवर्तन की घटना पाई जाती है, इस आधार पे माना। वहीं पर न्यूटन महोदय ने, न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या माना? एक कण माना। और आगे चल के ये चीज जो है कैसे आज जो है कंफर्म हुई, तो फोटॉन सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। आइंस्टीन के द्वारा दिया गया फोटॉन सिद्धांत जो था उसके आधार पर न्यूटन महोदय ने प्रकाश को एक कण के रूप में माना। आइए चलते हैं आगे, क्या कह रहा है। वैज्ञानिक मैक्सवेल, कौन से वैज्ञानिक थे? मैक्सवेल ने सबसे पहले यह बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगे अयांत्रिक तरंगों की भांति कार्य करती हैं। और यह चीज हमने आप लोगों को बता रखा था जब नॉन मैकेनिकल वेव पढ़ा रहा था, तो हमने बताया था सभी अयांत्रिक तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। आगे कह रहा है प्रकाश की गति की गणना यानी प्रकाश के चाल की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की, तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल कहां पर होती है? निर्वात में होती है। और प्रकाश का चाल जो होता है वह माध्यम पर भी निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? मीडियम पर भी निर्भर करता है। अर्थात अगर हम बात करें निर्वात हो गया, उसके बाद सॉलिड बोले तो ठोस, अगला अगर हम बात करें तो द्रव और गैस। अर्थात जो प्रकाश होता है वो निर्वात में भी चलता है, ठोस में भी चलता है, द्रव में भी चलता है और गैस में भी चलता है। लेकिन जो है इसकी चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। आइए चलते हैं आगे। नोट में देखिए क्या कह रहा है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन महोदय ने दिया था। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। वहीं पर प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था और प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक महोदय ने दिया था। आइए चलते हैं आगे। करा प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया। प्रकाश का फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रकाश का
कॉम्पटन प्रभाव किसने दिया था? तो कॉम्पटन महोदय ने दिया था। आइए चलते हैं आगे। अब हम लोगों को किसका अध्ययन करना है? प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ना है। आइए देखा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। कह रहा है जब प्रकाश की किरण गति करते हुए या आप कह सकते हैं संचरण करते हुए, गति करते हुए या संचरण करते हुए किसी अवरोध से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। फिर आगे कह रहा है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला कह रहा है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन एक ही तल में होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर कह रहा है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आइए हम एक फिगर बनाते हैं और उस फिगर से हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये मान लीजिए कोई अवरोध है, अवरोध कुछ भी हो सकता है। ये रहा अवरोध। अगर हम बात करें, अब कोई प्रकाश की किरण गति करते हुए या संचरण करते हुए इस अवरोध से टकराकर और इसी माध्यम में वापस लौट जाए, इसी घटना को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट? परावर्तन कहा जाता है। और जहां से ये टकराकर वापस जाती है वहीं से अगर हम बात करें तो अभिलंब डाला जाता है। तो ये क्या होगा? अभिलंब होता है। ये कौन सी किरण होती है? तो आपतित किरण होती है। आपतित किरण। ये कौन सी किरण होती है? तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब पहला नियम कह रहा था आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये रहा, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, तीनों एक ही तल में हैं कि नहीं? तीनों एक ही तल में हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा था? ये आपतन कोण होता है। ये कौन सा कोण होता है? आपतन कोण होता है। और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, इसे परावर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। और प्रकाश का परावर्तन जो होता है, वस्तु जितनी अधिक चिकनी होगी उतना अधिक प्रकाश का परावर्तन होता है। और आइए हम लोग इसी चीज को इस पे समझा जा रहा था। तो यही देखिए, आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने एक छोटा सा फिगर आप लोगों को समझने के लिए भी लगा दिया है। ये रहा आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? प्रकाश परावर्तन के उपयोग, इसका फिजिक्स में यानी भौतिकी में अगर हम बात करें तो जो भी प्रश्न बनते हैं वह दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है, उसका प्रयोग क्या है, उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उपयोग क्या है। दर्पणों में समतल और उत्तल और अवतल दर्पण परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। आप लोगों को बता दें कि दर्पण जो होता है वह हमेशा हमेशा परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, जबकि लेंस जो होता है वह अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहां पर लिख भी लेंगे कि जो लेंस होता है, लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है।
किस सिद्धांत पे करता है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। आगे कह रहा है प्रकाशीय यंत्रों में जैसे टेलीस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप आदि में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाश परावर्तन। जब किरणें रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो प्रतिबिंब का क्या होता है? निर्माण होता है, इमेज का निर्माण होता है। ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स में उत्तल परावर्तक का उपयोग प्रकाश को आगे केंद्रित करने में किया जाता है। जो आप अपनी बाइक चलाते हैं और बाइक में जो हेडलाइट होती है, साइड मिरर होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण में चित्र तभी बनेगा जब प्रकाश का क्या होगा? परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा। आप लोग जो है अपने दैनिक जीवन में ऐसा कभी देखे होंगे कि जो दर्पण का आप प्रयोग करते हैं उसके पीछे कलई या लेप किया गया होता है। वह कलई या लेप जो होता है AgNO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है, या चांदी या पारे का कलई किया गया होता है। अगर वो पीछे का जो कलई किया गया या पॉलिश किया गया भाग होता है, उसको जब आप खुरच देंगे, उसको हटा देंगे, तो उतने दूर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि जब प्रकाश की किरणें आएंगी तो रिफ्लेक्ट ना होकर क्या हो जाएंगी? अपवर्तित हो जाएंगी, तो वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होगा। आगे कह रहा है टार्च में परावर्तक सतहें प्रकाश को दिशा प्रदान करती हैं। आगे कह रहा है प्रिज्म और फाइबर ऑप्टिक्स में किसका प्रयोग किया जाता है? परावर्तन के द्वारा जो है कार्य करता है। वहीं पर पनडुब्बियों में देखने के लिए परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। पनडुब्बी की अगर बात करें तो यहां पर समतल दर्पण को रखा जाता है, और जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं तो प्रतिबिंब का क्या होता है? निर्माण होता है। आगे चलिए क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कह रहा है जब प्रकाश की किरण माध्यम में गति करते हुए किसी अवरोध से टकराकर अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? आइए पहले प्रकाश अपवर्तन को एक फिगर के माध्यम से समझा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये आप रहा अवरोध, ये अवरोध हो गया। और अगर हम बात करें, जब कोई प्रकाश की किरण गति करते हुए आएगी और इस अवरोध से टकराकर दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी तो इस घटना को ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है अगर हम बात करें तो प्रकाश अपवर्तन के दो नियम में पहला नियम, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, कहां पर जाएगी? विरल माध्यम में, तो अभिलंब से दूर जाती है। दूसरा नियम इसका यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहां पर जाएगी? सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब के पास रहती है, या आप कह सकते हैं कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, आइए चलते हैं आगे क्या कह रहा है। दोनों नियम हम लोगों ने समझ लिया। प्रकाश अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है उसको देखा जाता है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम होते हैं, वही चीज कह रहा है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ती है, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। आइए इसका दैनिक जीवन में उपयोग देखा जाए। प्रकाश अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग की अगर हम बात करें तो एक चीज सीधा आप लोग नोट कर लीजिए कि जहां पर प्रकाश का अपवर्तन होगा वहां पर दृष्टि भ्रम उत्पन्न होगा। जैसे अगर हम बात करें, कोई बीकर है या कोई बर्तन है, उसमें जल है और उसमें आपने रॉड डाल दिया या पेंसिल डाल दिया तो वह कैसी दिखेगी? टेढ़ी दिखेगी। टेढ़ी होगी नहीं, लेकिन दिखेगी कैसी? टेढ़ी दिखेगी। वही चीज ये कह रहा है, जल में डाली गई छड़ टेढ़ी प्रतीत होती है, जल में रखी गई पेंसिल
टेढ़ी प्रतीत होती है। पानी में पड़ा सिक्का अपने वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देता है। आप कोई सिक्का लीजिएगा और कोई एक बर्तन या बीकर लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा और एक सिक्का को डाल दीजिएगा, आप देखेंगे कि जो सिक्का का वास्तविक गहराई होता है उससे ऊपर उठा दिखेगा। और वही चीज मछली के साथ भी होती है। जल में तैरती मछली ऊंचाई पर प्रतीत होती है, रहेगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए वह 1 मीटर की गहराई पे रहेगी तो उससे ऊपर उठती जो है कि दिखाई देगी। आगे चलिए क्या कह रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखता है। ये किसके कारण होता है, ये सारी प्रक्रिया किसके कारण होती है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, तो प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। इसको भी लिख लेंगे, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है, तो प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। आइए चलते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ना है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होता है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहां पर जाती है, विरल माध्यम में। पहला पॉइंट नोट इंपॉर्टेंट है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। कह रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर अपवर्तित होती है। यदि आपतन कोण, अभी बताते हैं, फिगर के द्वारा समझा जाएगा। यदि आपतन कोण को धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। एक विशिष्ट कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है। इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। किस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण को क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण अपवर्तित ना हो करके परावर्तित तो हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आइए फिगर के द्वारा इसको समझा जाता है तो ज्यादा आसानी होगी समझने में। हमने पहला पॉइंट क्या बताया कि तभी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा जब कहां से कहां पर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। आइए अब इधर फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए कोई अवरोध है, अवरोध, और कोई प्रकाश की किरण आई, ये रहा अभिलंब, और इससे टकराकर कहां से किरण जाएगी, सघन से विरल में, अभिलंब से दूर जाएगी। अगर ये मान लीजिए जो एंगल है, आप जो है ये 45 डिग्री है, तो अगर ये किरण ऐसे सीधी निकल जाती तो यहां पर भी 45 डिग्री का बनता। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे कि ये किरण कहां से जा रही है, अभिलंब से दूर जा रही है, या अपने अपने रास्ते में जो है कि अपने रास्ते को मोड़ रही है। तो एंगल जो होगा, अगर हम बात करें तो ये 45 डिग्री है तो उससे ज्यादा होगा। एक मिनट डियर स्टूडेंट, ये रहा प्रकाश की किरण। अब अगर ये 45 डिग्री है तो हम मान सकते हैं कि ये 50 डिग्री हो जाएगा।
मान रहे हैं, ऐसा फिक्स डाटा नहीं बता रहे हैं कि इतने डिग्री है। अब आपने कोई और किरण लेके आए और अगर हम बात करें तो इसका आपतन कोण का मान आपने 50 डिग्री रखा तो ये और अविलंब से दूर जाएगी और एक खास कोण पर यहां पर जो है कितने डिग्री का जो है एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का। और इसी को क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रांतिक कोण। अब जो भी किरणें आएंगी अपवर्तित ना हो करके क्या होने लगेंगी, परावर्तित होने लगेंगी। इस प्रकार से सारी किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित होने लगेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपतन कोण का मान जब आप बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा। एक खास कोण पर क्रांतिक कोण का निर्माण होगा और क्रांतिक कोण के बाद यदि कोई भी किरणें आई तो वह क्या होने लगती है, परावर्तित होने लगती हैं। यही चीज थ्योरी में कह रहा था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या है, कह रहा है मृग मरीचिका का बनना अर्थात झूठे जल का आभास होना। आप लोग कभी रोड पर जो है जब चलते होंगे तो काफी दूर पर ऐसा लगता होगा कि वहां पर वर्षा हुआ है या जल बिखरा हुआ है, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। वह किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, हीरा चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखता है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से प्रश्न बना हुआ है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशिक तंतु की अगर हम बात करें तो इससे हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच किया जाता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए चलते हैं आगे। कह रहा है इंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। तो इंडोस्कोपी भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सॉरी स्टूडेंट, जो है इंडोस्कोपी के द्वारा हम लोग शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच करते हैं, ना कि ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा, है ना। तो इंडोस्कोपी के द्वारा क्या किया जाता है, शरीर के आंतरिक हिस्सों की जांच किया जाता है, जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे चलिए, आगे क्या पढ़ना है, प्रकाश का प्रकीर्णन। कहीं पर प्रकीर्णन शब्द जब आ जाए तो प्रकीर्णन शब्द का अर्थ होता है फैलाव। क्या होता है, फैलाव। तो इसका मतलब है कि प्रकाश यहां पर फैलेगा। कैसे फैलेगा, आइए देखते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जहां पर धूल कण, जल कण या ठोस कण पाए जाते हैं और उनसे टकराकर प्रकाश का विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश की किरण आई और यहां पर तमाम प्रकार के धूल के कण या ठोस के कण उपस्थित हैं और प्रकाश इनसे टकराया और टकराने के बाद संभव दिशाओं में फैल गया। इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें विबग्योर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विबग्योर के नाम से जाना जाता है, अर्थात वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड 7 रंगों से प्रकाश मिलकर बना होता है। आगे चलिए क्या कह रहा है, थॉमस रैले, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से प्रश्न बना हुआ है। थॉमस रैले के अनुसार प्रकीर्णन व्युत्क्रमानुपाती होता है तरंग दैर्घ्य के। रैले जो है नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकीर्णन होता है
वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और आप लोग जानते होंगे कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? घटेगा। तरंग दैर्घ्य घटेगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? बढ़ेगा। आगे कह रहा है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। डियर स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किसकी बात कर रहा है? कम की बात कर रहा है। तो अगर तरंग दैर्घ्य कम होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा? अधिक होगा। प्रश्न यहीं से बना कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस में पाया जाता है? किस रंग में पाया जाता है? तो बैगनी अर्थात वायलेट में पाया जाता है। फिर कह रहा है यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम अगर हम बात करें प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग या प्रयोग क्या है? आइए देखते हैं। कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किसके कारण किया जाता है? क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन अर्थात फैलाव बहुत कम होता है, और जब फैलाव या प्रकीर्णन अत्यंत कम है तो जो उसका रंग का जो दूरी होगा अधिक दूर तक दिखेगा। वहीं पर अगर बैगनी को लगाया जाता तो उसका प्रकीर्णन या फैलाव अधिक होने के कारण वो बहुत अधिक दूर तक नहीं जा पाता। आगे कह रहा है आसमान का रंग नीला दिखना किसके कारण आसमान का रंग नीला दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग नीला दिखना किसके कारण नीला दिखता है? तो प्रकीर्णन के कारण समुद्र का रंग कैसा दिखता है? नीला। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आप लोग ये एग्जाम्पल या दैनिक जीवन में इसका जो प्रयोग है जो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में इसका उपयोग ही पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? बचा क्या है? रेनबो अर्थात इंद्रधनुष को देखा जाए। अगर हम बात करें इंद्रधनुष या रेनबो की, क्या पढ़ना है? इंद्र धनुष। इसको इंद्र धनुष अर्थात रेनबो। रेनबो इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो जो इंद्रधनुष होता है यह प्रकाश विक्षेपण की घटना होती है। किसकी घटना होती है? तो प्रकाश विक्षेपण की घटना होती है। सर प्रकाश विक्षेपण क्या होता है? तो वह घटना जिसमें परावर्तन हो और अपवर्तन भी सम्मिलित हो। प्रकाश का परावर्तन भी हो, अपवर्तन हो और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हो। उस घटना को प्रकाश का विक्षेपण कहा जाता है। अब अगर हम बात करें इंद्रधनुष का, तो इंद्रधनुष जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली होती है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरी होती है द्वितीयक इंद्रधनुष। कौन सी इंद्रधनुष? द्वितीयक इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष जो होता है ये हमेशा सूर्य के विपरीत में बनता है। किसके विपरीत में बनता है? तो सूर्य के विपरीत में बनता है। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दिन के 12 बजे कभी भी जो है इंद्रधनुष का निर्माण नहीं हो सकता है। कब नहीं बन सकती है इंद्रधनुष? तो दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण कभी भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं दिन के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण होता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो इस समय सूर्य की किरणें जो होती है वह पृथ्वी पर
अर्थ पर हमारे लंबवत पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। यही कारण है कि कभी भी दिन के 12 बजे जो है इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं पाई जाती हैं? तो इसमें दो बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन की घटना होती है। एक बार परावर्तन की घटना होती है। आप पहचानेंगे कैसे, अभी उसको भी बताते हैं। 2 बार अपवर्तन और एक बार परावर्तन होता है। एक बार परावर्तन होता है। और अगर हम बात करें रंगों की तो सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो लाल रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सबसे ऊपर लाल रंग होता है। और जबकि सबसे नीचे की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? तो सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। कौन सा रंग होता है? सबसे नीचे बैगनी रंग होता है। वहीं पर द्वितीयक इंद्रधनुष की अगर हम बात करें कि द्वितीयक इंद्रधनुष में कौन सी घटना होती है, तो इसमें दो बार परावर्तन और 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। कितनी बार? 2 बार अपवर्तन की घटना होती है। तो किसका निर्माण होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष का या सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। और इसमें बैगनी रंग की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर होता है। बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है, जबकि लाल रंग जो होता है वह सबसे नीचे होता है। उसी रंग में हमने आपको चित्र भी बना दिया है कि सबसे ऊपर जो है प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग? लाल। और द्वितीयक में कौन सा? बैगनी। और द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर बैगनी रंग होता है और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। हमारा जो चैप्टर था लाइट अर्थात प्रकाश, पूरी तरह से आज जो है हम लोग कवर कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित जो PYQ है उसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या ये परीक्षा के लायक है कि नहीं है, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जब PYQ किया जाएगा तो आप लोगों का भी विश्वास बढ़ेगा कि हाँ इसी टॉपिक से यहां से प्रश्न बनते हैं और इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। आप लोग जो है बिलीव कीजिए इससे बाहर नहीं जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित PYQs को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।